हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें करने हैं लेसन नंबर 6 जैव प्रक्रम के एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक के पाठगत प्रश्न। तो आज हमारी जो बुक है एनसीईआरटी की, उस बुक में लेसन नंबर 6 में बीच में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बिल्कुल। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कहा गया है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में, आपको पता है ना बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिनमें बहुत ज्यादा कोशिकाओं की संख्या होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? तो यदि हमारे अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करनी है, हमारी बॉडी की हर एक कोशिका को ऑक्सीजन देनी है, तो विसरण की क्रिया क्यों अपर्याप्त रहेगी? विसरण का मतलब होता है बिखरना। अब मान लो ऑक्सीजन गैस को हमारे शरीर के अंदर बिखेर दिया जाए, तो ऑक्सीजन गैस क्या हमारी शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंच पाएगी? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में लाखों करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएं हैं और कई कई परतों में हैं। तो हर एक परत तक ऑक्सीजन का इस तरीके से पहुंचना पॉसिबल नहीं है। इसलिए विसरण के द्वारा किसी भी बहुकोशिकीय जीव के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो उत्तर है बहुकोशिकीय जीवों में समस्त कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती हैं। क्या सारी कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में होंगी? नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में तो करोड़ों अरबों खरबों कोशिकाएं हैं और वे कई सारी लेयर्स में हैं। शायद हमारी स्किन की बाहरी त्वचा की कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में आ जाएं, पर क्या उससे अंदर वाली जो लेयर्स हैं, परतें हैं, उनकी कोशिकाएं भी सीधे वातावरण के संपर्क में आ जाएंगी? नहीं आ सकती। इसलिए यहाँ लिखा है कि बहुकोशिकीय जीवों में समस्त कोशिकाएं वातावरण से सीधे संपर्क में नहीं होती हैं। अतः सरल विसरण समस्त कोशिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। तो विसरण से हम कोशिकाओं की ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए बहुकोशिकीय जीवों में विसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि सारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगी। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? यानी हम सजीव और निर्जीव की पहचान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पहचान है सजीव भोजन करते हैं, ये पहचान है। दर्द महसूस करते हैं, तो सजीव दर्द महसूस करते हैं, पता है ना आपको। श्वास लेते हैं, सांस भी लेते हैं सजीव। वृद्धि करते हैं तथा प्रजनन करते हैं, ये सभी सजीवों के लक्षण हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो जीव कौन कौन से कच्चे पदार्थों का प्रयोग करते हैं? नंबर 1, भोजन। ऊर्जा एवं पदार्थों के स्रोत के रूप में। ऊर्जा और विभिन्न प्रकार के पदार्थ का मतलब पोषक तत्व है, इनका स्रोत क्या होता है? भोजन होता है। दूसरा कच्चा पदार्थ होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या काम करता है? भोजन पदार्थों का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। भाई ऑक्सीजन हमने समझा था श्वसन क्रिया में कि जो भोजन पचने के बाद कोशिकाओं में पहुंचता है, उस भोजन की क्रिया ऑक्सीजन से होती है। और ऑक्सीजन से क्या फायदा होता है कि ऑक्सीजन उस भोजन पदार्थ को विखंडन करता है, उसे तोड़ता है, और तोड़ने से बनती है क्या? ऊर्जा। नंबर 3, तीसरा कच्चा पदार्थ है जल। भोजन के सही पाचन के लिए तथा शरीर के अंदर अन्य जैविक क्रियाओं के लिए। तो भोजन के सही पाचन के लिए जल की आवश्यकता है, और शरीर के अंदर बहुत सारी जैविक क्रियाओं के लिए भी भोजन की के रूप में जल की आवश्यकता है। तो इन चीजों की हमें आवश्यकता होती है, ये बात हमने पढ़ी थी पहले भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? यानी कौन कौन से जैव प्रक्रियाएं हैं जो जीवन को संरक्षित रखते हैं, अनुरक्षित रखते हैं, यानी जो जरूरी हैं जीवन के लिए। अनेकों जैव प्रक्रम हैं जो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। उनमें से कुछ हैं पोषण। बताओ, पोषण जरूरी है सजीवों के लिए।
श्वसन, श्वसन भी जरूरी है। वहन भी जरूरी है, वहन का मतलब संवहन, पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। और उत्सर्जन भी जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? ये बात मैंने आपको समझा रखी। सबसे पहले बात करते हैं स्वपोषी पोषण की। जब हरे पादप अपना भोजन क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल का उपयोग करते हुए स्वयं बनाते हैं, तब वे स्वयं पोषी कहलाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण के बारे में यदि आप पढ़ोगे तो आपको पता है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्वपोषी या स्वयं पोषी। दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण का मतलब जब जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए स्वपोषी हरे पौधों पर निर्भर होते हैं, तो वे विषमपोषी कहलाते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि विषमपोषी हरे पेड़ पौधों को ही भोजन के रूप में खाएं, वे दूसरे जीवों को, जानवरों को भी भोजन के रूप में खा सकते हैं, उन्हें भी आप विषमपोषी ही कहोगे। उदाहरण के लिए कवक तथा मानव। तो कवक और मानव, यदि आप कवक की बात करो जिसे आप कहते हो फंजाई या फफूंदी, कवक ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन नहीं बनाते। भोजन के रूप में दूसरे जीवों को ऊपर ही निर्भर करते हैं, दूसरे जीवों को ही खाते हैं। इसलिए हम कवक को विषमपोषी कहेंगे और मानव भी विषमपोषी है। मनुष्य हरे रंग का तो नहीं होता, हम हरे रंग के तो नहीं है, और ना ही हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, इसलिए हम भी क्या हैं, विषमपोषी। क्वेश्चन नंबर 6। पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री को कहां से प्राप्त करते हैं? भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए एक तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगी? वातावरण से CO2 रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज चाहिए जल। पादप जड़ों द्वारा जल का अवशोषण मृदा में से करते हैं तथा पत्तियों तक इसका परिवहन करते हैं। तो जल कहां से आता है? मिट्टी में से, जड़ों द्वारा। तीसरी चीज चाहिए सूर्य का प्रकाश। सूर्य से पत्तियों के क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखना है कि पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए उनके पास क्लोरोफिल तो है ही, और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहां से मिलेगी? वातावरण से, रंध्रों द्वारा में अवशोषित कर लेंगे। जल उन्हें कहां से मिलेगा? मिट्टी से, जड़ें उनकी खींच लेंगी जल को। सूर्य का प्रकाश उन्हें मिलेगा ही सूर्य से, जो क्लोरोफिल का काम है सूर्य के प्रकाश को क्या करना? अवशोषित करना। ये क्लोरोफिल का ही काम है। चलो 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे पेट में जो अम्ल होता है, जो हमने पढ़ा था HCl, हमारे आमाशय में कौन सा एसिड निकलता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जठर ग्रंथियों से। इन्होंने पूछा है इसका क्या रोल है। पहला रोल देखो, यह आमाशय में अम्लीय माध्यम उत्पन्न कर देता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। तो जो पेप्सिन एंजाइम है वो अम्लीय माध्यम में काम करता है, और अम्लीय माध्यम कौन बनाएगा? ये HCl बनाएगा। एक तो ये इसकी भूमिका है अम्ल की। नंबर 2, यह भोजन के साथ बाहर से आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ये बात भी हमने पढ़ी थी कि जो HCl है वो भोजन के साथ जो जीवाणु, बैक्टीरिया आते हैं, कीटाणु आते हैं, उन्हें सबको नष्ट कर देता है HCl। आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? ये जो पाचक एंजाइम है क्या काम करते हैं, ये तो पता ही है आपको। भोजन पदार्थ प्राकृतिक रूप से जटिल होते हैं। पाचक एंजाइम जटिल अणुओं को छोटे तथा सरल अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे कि वे शुद्धांत्र यानी छोटी आंत की भित्ति द्वारा अवशोषित किए जा सकें। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जटिल होते हैं ना भोजन पदार्थ, कैसे होते हैं? जटिल। तो वो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ते हैं। कौन? पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइमों का काम यह है कि जटिल और बड़े अणुओं को सरल और छोटे अणुओं में तोड़ देना,
ये काम होता है पाचक एंजाइम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 9, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। ठीक है, छोटी आंत कैसी होती है जिससे अवशोषण अधिक मात्रा में हो सके, अधिक से अधिक मात्रा में। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी और आज भी मैं आपको बता रहा। ये जो चित्र यहाँ पे बना हुआ है, इस चित्र को देखो। हमारी छोटी आंत में अंदर ऐसे बहुत सारे उंगली जैसे उभार पाए जाते हैं। जैसे एक उभार ये दिखा रखा और एक उभार ये दो उभार दिखा रखे उंगली जैसे। इन उंगली जैसे उभार को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं रसांकुर, या फिर आप कह सकते हो दीर्घ रोम, या इंग्लिश में कहते हैं विलाई, VILLI, विलाई। और ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से हमारी जो छोटी आंत है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अवशोषण करती है भोजन का। तो छोटी आंत की दीवारें अंदर से उंगलियों जैसे उभार इसमें निकले होते हैं, खुरदुरी होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा भोजन का अवशोषण हो सके। तो चाहो तो आप इस चित्र को बना सकते हो। इस चित्र में ये जो दिखा रखी है पहली उंगली, ये तो एक साइड से दिखा रखी है, और दूसरी उंगली जो दिखा रखी है, ये दूसरी उंगली उस पहली उंगली की ही दूसरी साइड है। दो तरफ से आपको दिखा रखी है ये साइड। ठीक है, देखो यहाँ देखो सूद्रांत्र यानी छोटी आंत की संरचना इस प्रकार से है कि कुल सतही क्षेत्रफल अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे अवशोषण का क्षेत्र भी बढ़ जाता है। सूद्रांत्र की अंदरूनी भित्ति में बहुत बड़ी संख्या में अंगुलियां समान दीर्घरोम यानी रसांकुर होती हैं। उंगलियों के समान होते हैं रसांकुर। ये दीर्घरोम भोजन के अवशोषण के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करती हैं, यानी अवशोषण के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं ये उंगलियां। अतः पाचित भोजन अधिक मात्रा में अवशोषित होकर रक्त में पहुंचता है और फिर उसका वहन सारे शरीर में होता है। चित्र में एक ही दीर्घ रोम के दो दिशाओं से दो चित्र दिखाए गए हैं। मैंने बताया था कि ये जो पहले वाला चित्र है ये एक तरफ से दिखाया जा रहा है और दूसरे वाला चित्र दिखाया जा रहा है दूसरी तरफ से। ठीक है, आप इनमें बता सकते हो कि ये क्या है। कुछ इसमें तीन तरह की नलियां हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको। एक तो है धमनी, धमनी ये वाली है, जैसे ये जो है ये धमनी है, और एक है शिरा। धमनियां तो रुधिर को लेके जाएंगी और शिराएं वापस लेके आएंगी। और लिम्फ वाहिनियां, आपको पता है लिम्फ या लसी का पढ़ाई थी, उसके चलने के लिए भी नलियां होती हैं। तो लिम्फ वाहिनियां भी हैं जो ऊतकों से सीधे संपर्क में रहती हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था हमारे से, क्वेश्चन ये पूछा था, देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे फोकस करो आप। इन्होंने पूछा था कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। तो आपको उत्तर लिखना है कि जो पचा हुआ भोजन है उस भोजन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अवशोषित करने के लिए छोटी आंत के अंदर की दीवारों में उंगलियों जैसे उभार पाए जाते हैं, जिसके कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से भोजन का अधिक से अधिक अवशोषण होता है। और उन उंगलियों जैसे उभार को हम क्या कहते हैं? रसांकुर, विलाई या दीर्घरोम। चलो 10वां क्वेश्चन देखो जरा। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। इन्होंने कहा कि जो जल में रहने वाले जीव हैं उन्हें ऑक्सीजन को अपने शरीर में ग्रहण करना मुश्किल है, और जो स्थलीय जीव हैं उनके लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करना ज्यादा आसान है और लाभदायक है। इसका कारण सीधा है कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है कम, जबकि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है ज्यादा। तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जलीय जीवों को अपने शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और स्थल पे जो जीव रह रहे हैं वे वायु के संपर्क में हैं, और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल के अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए स्थलीय जीवों को ऑक्सीजन आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ देखो, जो जीव पानी में रहता है वह अपने चारों ओर पानी में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। चूंकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, अतः जलीय जीव को ऑक्सीजन कम मिलती है। थलीय जीव पर्याप्त ऑक्सीजन वाले वातावरण से श्वसन अंगों द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, अतः जलीय जीवों की तुलना में थलीय जीवों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। तो जो स्थलीय जीव हैं
उन्हें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है और ज्यादा आसानी से भी उपलब्ध होती है। ठीक है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है जल के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इन्होंने कहा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पद क्या हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है ना, तो अलग अलग जीवों में ऊर्जा अलग अलग तरीके से प्राप्त होती है। कैसे कैसे देखो मैं समझाता हूं। ग्लूकोज यानी 6 कार्बन अणु, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसमें कितने कार्बन है, 6। ग्लूकोज 6 कार्बन अणु। विखंडन का पहला चरण जीवों की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होता है। यह क्रिया 3 कार्बन अणुओं यौगिक बनाती है जिसे पाइरुवेट कहते हैं। यानी इससे जो यौगिक बनेगा उसमें 3 कार्बन अणु होंगे। 3 कार्बन होंगे। जैसे ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6, तो पाइरुवेट में होते हैं 3 कार्बन। ठीक है, जैसा कि नीचे आपको दिखा रखा कि ग्लूकोज है, और ग्लूकोज एक ऐसा अणु होता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। कोशिका द्रव्य में इसकी क्रिया होगी, पाइरुवेट बनेगा जो 3 कार्बन वाला अणु है, और साथ में बनेगी ऊर्जा। अब पाइरुवेट तो सब में ही बनता है। देखो, पाइरुवेट के आगे का विखंडन विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। आपको यह ध्यान रखना है कि भाई कोई भी जीव है, उस हर एक जीव में ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में विखंडन होगा जिससे पाइरुवेट बनेगा, उसमें ऊर्जा भी निकलेगी। ये तो सारे जीवों में ही होगा, पर उसके बाद 3 तरीके से ऊर्जा प्राप्त होती है, 3 तरीके से। और वे 3 तरीके कौन से, वही सीखने आपको। ठीक है, सबसे पहला तरीका देखो, यहां लिखा हुआ है पाइरुवेट का आगे का विखंडन विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। नंबर 1 पहला तरीका है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन उसे कहते हैं जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता हो। यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। उदाहरण यीस्ट में किण्वन के दौरान। इस स्थिति में पाइरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। देखो, यहां देखो, पाइरुवेट के बनने के बाद इस प्रोसेस को देखो, आपको यह दिखाई दे रहा होगा, नहीं रुक जाओ एक मिनट, अब दिखाई दे रहा होगा। अब आप देखो जरा कि जो पाइरुवेट बना था उसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में होता है, ये तो बना आपका C2H5OH इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और ऊर्जा बनी। ठीक है, तो यहाँ पहले नंबर पे जो लिख रखा है ना पॉइंट, उसका रिएक्शन ये दे रखा है इन्होंने। यहाँ पहले नंबर पे जो पॉइंट लिख रखा है उसका रिएक्शन मैंने आपको बता दिया। पहले नंबर पे इन्होंने दे रखा है अवायवीय श्वसन, और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। उदाहरण यीस्ट में किण्वन के दौरान। इस स्थिति में पाइरुवेट इथेनॉल तथा CO2 में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो पाइरुवेट है इथेनॉल और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है, ये बहुत कम ऊर्जा इसमें निकलती है। दूसरा होता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखो, ये नीचे वाला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, माइटोकॉन्ड्रिया में। फलस्वरूप CO2 के 3 अणु तथा जल उत्पन्न होता है। CO2 भी बनेगा इसमें, जल भी बनेगा। वायवीय श्वसन में मुक्त ऊर्जा अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसमें जो ऊर्जा ये निकली है बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, नंबर 3 है ऑक्सीजन की कमी में। देखो, अपर्याप्त ऑक्सीजन पेशी कोशिकाओं में। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब होता है ऑक्सीजन की कमी में श्वसन। कभी कभी खासकर अत्यधिक व्यायाम के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब हमारी पेशियों में पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल 3 कार्बन वाला यौगिक है, ये अणु है, में परिवर्तित हो जाता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के बनने से क्रैम्प, ऐंठन या मरोड़ होने लगती है। बहुत ज्यादा व्यायाम करने से हमारे शरीर के मांसपेशियों में दर्द होगा, जिसे हम कह सकते हैं ऐंठन, मरोड़ या क्रैम्प। तो आपको अपर्याप्त ऑक्सीजन पेशी कोशिकाओं में होता है श्वसन,
इसमें लैक्टिक एसिड बनता है और ऊर्जा बनती है पाइरूवेट से। तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला, देखो मैं बताता हूँ क्या निष्कर्ष निकला। मैं यहाँ समझाता हूँ आपको शॉर्ट में कि क्या निष्कर्ष निकला है। देखो निष्कर्ष ये निकला है कि भाई ग्लूकोज जो है वो कोई भी जीव है, कोशिका द्रव्य में उसका विखंडन होगा और पाइरूवेट बनेगा। इसके बाद तीन रास्ते खुलेंगे। पहला रास्ता तो यह है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा श्वसन, अवायवीय श्वसन। इसमें C2H5OH बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ऊर्जा बनेगी। दूसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसमें क्या होगा, CO2 बनेगी, ऊर्जा बनेगी और जल बनेगा। ये वाली ऊर्जा जो पहले रिएक्शन में पड़ी ये तो होती है कम, और इसमें जो ऊर्जा बनती है ना वायवीय श्वसन में ज्यादा बनती है, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा होता है अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, जो पेशी कोशिकाओं में होता है। इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है और ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी बेटे आपको। यदि एग्जाम में आता है तो आप खाली इसे लिखकर आ सकते हो। ठीक है, खाली आप इसे लिख देना यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसे जो यहाँ लिखा हुआ है फिलहाल ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ना, आप इसे लिख देना खाली। ठीक है, चलो अगली बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12वें क्वेश्चन को देखो। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। दोनों चीज समझा रखी मैंने आपको। ऑक्सीजन का वहन श्वसन की क्रिया में हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त कणिकाओं में होता है, फेफड़ों में पहुंची हुई वायु में से ऑक्सीजन लेता है। वे ऑक्सीजन को उन ऊतकों तक ले जाते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी है। सिखा रखा है ना भाई, जब हम फेफड़ों में हम अपनी हवा भरते हैं तो हमारे फेफड़ों की जो कूपिकाएं हैं उनके चारों तरफ आ जाता है ब्लड, और ब्लड का हीमोग्लोबिन वहां से उठा लेता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को उठाकर कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड वहन। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक घुलनशील है, इसलिए इसका हमारे शरीर में ऊतकों से फेफड़ों तक हमारे रक्त में प्लाज्मा में घुले हुए रूप में वहन होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल के प्लाज्मा के जरिए जाती है, जहां से इसका विसरण रक्त से वायु में होता है और वहां से खून में घुलेगी, और खून इसे छोड़ के आएगा कहाँ, फेफड़ों में, और फेफड़ों से कहाँ चली जाएगी, CO2 हवा में, और फिर यह नासा रंध्रों द्वारा या नासा द्वारों के मार्ग से बाहर चली जाती है। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने आपको सिखा रखी, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो इस चीज को। ठीक है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है ना, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। गैसों के विनिमय के लिए, विनिमय कहते हैं आदान प्रदान, मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है। देखो जैसे आपकी जो छोटी आंत थी, छोटी आंत में ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो सके, उसके अवशोषण को बढ़ाने के लिए उसमें रसांकुर या विलाई या दीर्घरोम थे। तो इन्होंने कहा कि हमारे फेफड़े ज्यादा से ज्यादा गैसों का आदान प्रदान कर सके, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ले सकें, CO2 को दे सकें वापिस। इसके लिए फेफड़ों में क्या सिस्टम है, हमारे कैसी बनावट है फेफड़ों की। तो आपको ध्यान रखना है कि फेफड़ों के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होते हैं। तो फेफड़ों के अंदर के जो रास्ते हैं वे छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होते हैं, जिसे श्वसनी कहते हैं। तो एक तो ध्यान रखना, श्वसनी नलिकाएं होती हैं फेफड़ों के अंदर, यह आगे श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। तो श्वसनी जो है और भी आगे छोटी छोटी नलियों में बंट जाती हैं, जिन्हें कहते हैं श्वसनिका। श्वसनिकाएं जिनका अंतिम सिरा गुब्बारे समान संरचना होता है। श्वसनिका का अंतिम सिरा कैसे होगा, गुब्बारे जैसा होगा। उन्हें गुब्बारों को कहते हैं कूपिकाएं। अब सुनो, हमने पढ़ा कि आपके फेफड़े में जब एक पाइप गया तो वो पाइप छोटे छोटे बहुत सारे पाइपों में बंट जाता है। उस एक पाइप को हमने क्या कहा था, श्वसनी, और उन बहुत सारी पाइपों को कहा श्वसनिकाएं, और वे आगे से होती हैं फुल्ली भी इस तरह गुब्बारे जैसी। तो एक फेफड़े के अंदर बहुत सारे गुब्बारे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इन गुब्बारों को हम कहते हैं ये कूपिकाएं। क्या कहते हैं, कूपिकाएं। फेफड़ों में स्थापित लाखों कूपिकाएं गैसों का
गैसों के आदान प्रदान के क्षेत्र को अत्यधिक विस्तृत कर देती हैं। कूपिकाओं की भित्ति बहुत पतली होती है तथा इनमें अत्यधिक संख्या में रक्त वाहिकाएं होती हैं। ये जो गुब्बारे आगे से फुले हुए हैं कूपिकाएं, इनके चारों तरफ ही दीवारों में खून की नलियां होती हैं, बहुत पतली पतली केशिकाओं जैसी, जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान सुविधा पूर्वक हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। मैंने आपको कितने शब्द सिखाए यहाँ? एक शब्द तो ये सिखाया श्वसनी, और श्वसनी आगे भटकी किसमें? श्वसनिकाओं में, और श्वसनिकाएं आगे से फूल के गुब्बारे के समान फूल गई और उस फूले हुए गुब्बारे को कहा कूपिकाएं। और कूपिकाओं के चारों तरफ क्या है? कूपिकाओं के चारों तरफ रक्त वाहिकाएं हैं बहुत सारी संख्या में, जो गैसों के आदान प्रदान को बहुत बढ़ा देती हैं। तो ये 2-3 शब्द आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, श्वसनी, श्वसनिकाएं और कूपिकाएं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14वां क्वेश्चन देखो, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के कार्य क्या हैं? मनुष्य में वहन तंत्र में हृदय, रुधिर वाहिकाएं होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हृदय की। वैसे मैंने सारी चीजें पढ़ा दी। हृदय एक पंपिंग अंग है जो शरीर में रुधिर को प्रवाहित करता है। ये वी ऑक्सीजनित रुधिर शरीर के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त करता है। वी ऑक्सीजनित रुधिर का मतलब गंदा खून, तथा ये ऑक्सीजनित रुधिर समस्त शरीर को में पंप करता है। ऑक्सीजनित रुधिर का मतलब शुद्ध रुधिर। नंबर 2, रुधिर। पहला तो हिस्सा हृदय है, पढ़ लिया। हृदय तो एक पंपिंग मशीन है जिसका काम शुद्ध खून को पूरी बॉडी में सप्लाई करना और अशुद्ध खून को इकट्ठा करना बॉडी से। दूसरा हिस्सा है हमारे सर्कुलेशन सिस्टम का रुधिर। यह तरल संयोजी ऊतक है। इसमें होते हैं प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रक्त कणिका, रुधिर प्लेटलेट्स, सारे पढ़ा रखे। प्लाज्मा घुले रूप में भोजन, CO2 तथा नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जन पदार्थों का परिवहन करता है। लाल रक्त कणिकाएं श्वसन गैसों तथा हार्मोनों का परिवहन करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की संक्रमणों से रक्षा करती हैं तथा प्लेटलेट्स घायल अवस्था में रुधिर हानि को रुधिर का थक्का बनाकर रोकती हैं। ये सारी चीजें आपको सिखा रखी हैं। ठीक है, उसके बाद आती हैं नंबर 3 पर रुधिर वाहिकाएं, यदि खून को बहने के लिए नलियां। तो रुधिर वाहिकाओं में पूरे शरीर में रुधिर वाहिकाओं का एक जाल होता है। वे पूरे शरीर में रुधिर के परिवहन में सहायता करती हैं। अब रुधिर वाहिकाएं वैसे तो 2 तरह की मैंने आपको बता रखी, धमनी और सिराएं, और उससे भी पतली होती हैं केशिकाएं। ठीक है, बताया था ना केशिकाएं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा वी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है? मतलब साफ खून और गंदे खून को अलग अलग करना क्यों जरूरी है? ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई के लिए, और कोई कारण नहीं है इसका। शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावी तरह से रखने के लिए ऑक्सीजनित तथा वी ऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग रखना आवश्यक है। यह तंत्र इन जंतुओं के लिए लाभप्रद है क्योंकि इनकी ऊर्जा आवश्यकता अधिक है। स्तनधारियों तथा पक्षियों में अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने हेतु ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई आवश्यक है। तो हमने साफ खून और गंदे खून को अलग अलग व्यवस्था हमारे शरीर में इसलिए है जिससे ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में सप्लाई हो सके, और ऑक्सीजन जितना ज्यादा सप्लाई होगी उतना ही ज्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त होगा, उतना ही ऊर्जा बनेगा। और इन जीवों को ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है, स्तनधारियों को और पक्षियों को। ठीक है, हम स्तनधारी हैं ना, मैमेलियंस हैं। पता है ना स्तनधारी किसे कहते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हो स्तन से। ठीक है, 16वां क्वेश्चन। उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? मतलब प्लांट्स में सप्लाई किस चीज से होती है? आपको बताया उच्च संगठित पादप का मतलब अच्छे बहुकोशिकीय पौधे, बहुत विकसित पौधे। उच्च संगठित पादपों में, पादप माने पौधे, परिवहन तंत्र के प्रमुख घटक जाइलम और फ्लोएम हैं। अब जाइलम का पता है आपको, जैसे जाइलम जैसे जड़ और जैसे जल, पता है ना। इसमें वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं होती हैं। जाइलम जल तथा लवणों को मृदा से पत्तियों तक परिवहित करने में मदद करते हैं। दूसरा है फ्लोएम। इनमें चालनी कोशिकाएं तथा सहचर कोशिकाएं होती हैं।
फ्लोएम भोजन पदार्थों को पत्तियों से पादप के विभिन्न भागों में परिवहित करने में मदद करते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दोनों के कार्य मैंने आपको सिखा रखे हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। सबको ये तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। खनिज लवण जल में घुले रहते हैं, यह आयन उत्पन्न करते हैं। खनिज लवण से क्या बनते हैं? आयन। पानी में घुलते ही आयनों में टूट जाएंगे। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में रहती हैं, मिट्टी के संपर्क में, तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ क्या है? एक मिनट ऊपर कर रहा हूं मैं पेज, देखो। इसका अर्थ है कि अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है। ठीक है, जल कहां जाता है? जाइलम में, और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर तने में धकेला जाता है। तो जो जड़ें धरती से अवशोषण करती है ना जल का और खनिज लवण का, उसके कारण तने में एक पानी का स्तंभ ऊपर की तरफ खड़ा होता रहता है, चढ़ता रहता है पानी ऊपर की तरफ। और दूसरी ओर आपको पता है प्रकाश की उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन होगा, और वाष्पोत्सर्जन से ऊपर की तरफ को एक खिंचाव पैदा होगा, वो भी पानी को ऊपर चढ़ाएगा। दूसरी ओर पत्तियों के रंध्रों से कोशिकाओं के जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है, यानी एक सक्शन प्रेशर, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है, जाइलम कोशिकाओं से खींचता है। इस प्रकार इन दोनों क्रियाओं द्वारा पादप में जल और खनिज लवण का वहन होता रहता है। तो किसी भी पेड़ में पानी और खनिज लवण का जो सप्लाई है उसके वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो जड़ों द्वारा जल और खनिज लवण का धरती से अवशोषण, और दूसरा वाष्पोत्सर्जन हेल्प करता है ना पानी को ऊपर चढ़ने में। ये दोनों ही चीजें मिलजुल कर पानी को ऊपर चढ़ाती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? भाई भोजन का स्थानांतरण आपको बताया, भोजन तो पत्तियों में बनेगा, हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी जिससे भोजन बनेगा। अब वो भोजन की सप्लाई पूरे पौधे में करने के लिए एनर्जी चाहिए, एटीपी, और वो एनर्जी से ही सप्लाई होगा खाना पूरी बॉडी में। ध्यान रखना इस चीज का, मतलब जो पानी ऊपर चढ़ता है उसमें तो एनर्जी नहीं लगती, पर जो खाना बनाती है ना पत्तियां, उस खाने को पूरे पौधे में सप्लाई करने के लिए एनर्जी लगती है। ध्यान रखना बस इतना। पादपों में निर्मित भोजन फ्लोएम द्वारा भंडारण अंगों जैसे जड़, फल, बीज तथा विकासशील हिस्सों में परिवहित होता है। इस क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। यह कार्य चालनी कोशिकाओं तथा सहचर कोशिकाओं द्वारा संपन्न होता है। भोजन कणों का परिवहन ऊपर तथा नीचे दोनों दिशाओं में होता है। स्थानांतरण की क्रिया एक सक्रिय क्रिया है जिसमें ऊर्जा का प्रयोग होता है। पदार्थों का स्थानांतरण पत्ती की कोशिकाओं या भंडारण के स्थान से फ्लोएम ऊतक में होता है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो एटीपी अणु से प्राप्त होती है। यह ऊर्जा परासरण दाब बढ़ाती है। परिणाम स्वरूप जल बाहर से फ्लोएम के अंदर गति करता है। यह दाब पदार्थों के फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप अंगों की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जैसे वसंत ऋतु में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है। वसंत ऋतु में कलियां बननी शुरू हो जाती है ना, जिन्हें वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपका जो भोजन बना पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, उस भोजन का स्थानांतरण पूरे पौधे में होगा तो, पर आपको यह ध्यान रखना है कि उसके लिए ऊर्जा की जरूरत है, एटीपी चाहिए। ठीक है, वो बिना एनर्जी के नहीं होगा। जबकि पानी जो ऊपर चढ़ता है पौधे में जाइलम द्वारा, उसमें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। 19वां क्वेश्चन देखो। वृक्काणु या नेफ्रॉन, जिसे आप कहते हो वृक्क नलिका, की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए।
तो वृक्क नलिका की संरचना मैंने आपको सिखा दी थी चित्र बना के, और क्रियाविधि भी उसका बताया था कि कैसे काम करती है वृक्क नलिका। वृक्काणु कह दो, नेफ्रॉन कह दो, एक ही बात है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? तो हमने जो है जीवों जंतुओं जैसे मनुष्य में तो उत्सर्जन को पढ़ लिया, पर हमने पादपों में, प्लांट्स में उत्सर्जन की विधियां सीखनी है, कौन कौन सी हैं। उत्सर्जक पदार्थों से मुक्ति पाने के लिए पादप निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, पहली विधि, अनेकों उत्सर्जक उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में भंडारित रहते हैं। जो भी उत्सर्जक पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है, उसे कहाँ भर दिया जाता है? कोशिका की रिक्तिका में। रिक्तिका खाली जगह को कहते हैं ना, कोशिका में जो खाली जगह पड़ी होती है उसे कहते हैं रिक्तिका, तो वहां उत्सर्जी पदार्थों को भर दिया जाता है। नंबर 2, कुछ उत्सर्जक उत्पाद पत्तियों में भंडारित रहते हैं, पत्तियों के गिरने के साथ ये हट जाते हैं। भाई कुछ हानिकारक पदार्थों को इकट्ठा कर देते हैं पत्तियों में, फिर पत्तियां झड़ के नीचे गिरती हैं तो उत्सर्जी पदार्थ भी उनमें से नीचे चला जाता है, पौधे से अलग हो जाता है। नंबर 3, कुछ उत्सर्जक उत्पाद जैसे रेजिन, गोंद विशेष रूप से निष्क्रिय पुराने जाइलम में भंडारित रहते हैं, ये तो पता ही है। नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न ऑक्सीजन तथा रात में श्वसन में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का श्वासारंध्रों द्वारा छोड़ते हैं, इन्हें छोड़ते हैं छिद्रों द्वारा। नंबर 5, पादप कुछ अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन जड़ों के माध्यम द्वारा मृदा में भी करते हैं, तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ मिट्टी में भी छोड़ दिए जाते हैं। आ जाओ आप 21वें क्वेश्चन पे आ जाओ, मैंने समझा रखे हैं सारे क्वेश्चन। 21वां भी समझा रखा, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? मतलब मूत्र कब ज्यादा बनेगा कब कम बनेगा, वो डिपेंड करेगा अशुद्धियां, उत्सर्जी पदार्थ, नाइट्रोजन कितनी ज्यादा है आपकी बॉडी में और पानी कितना ज्यादा है। मूत्र बनने की मात्रा जल के पुनः अवशोषण पर प्रमुख रूप से निर्भर करती है। वृक्काणु नलिका द्वारा जल की मात्रा का पुनः अवशोषण अग्रलिखित पर निर्भर करता है। नंबर 1, पहली बात ध्यान से समझना, शरीर में अतिरिक्त जल की कीमती मात्रा कितनी मात्रा है जिसको निकालना है। हमारी बॉडी में जितना एक्स्ट्रा पानी है जिसे निकालना है वो देखना है। जब शरीर के ऊतकों में पर्याप्त जल है तब एक बड़ी मात्रा में तनु मूत्र का उत्सर्जन होता है। तनु माने हल्का, हल्का यूरिन निकलेगा। जब शरीर के ऊतकों में जल की मात्रा कम है तब सांद्र मूत्र की थोड़ी सी मात्रा उत्सर्जित होती है। यदि पानी की कमी है ना तो आपका जो यूरिन होगा वो येलो कलर का होगा, ध्यान रखना। तनु और सांद्र का ऐसा पता चलेगा। यदि आपके शरीर में पानी की कमी है तो आपका यूरिन येलो कलर का होगा और कम मात्रा में होगा, स्मेल भी आएगी उसमें से बहुत ज्यादा। और यदि आपकी बॉडी में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पानी पूरा है, तो आपका यूरिन जो है वो लगभग कलरलेस होगा और ज्यादा मात्रा में आएगा। तो आपका यूरिन कलरलेस होना चाहिए और ज्यादा मात्रा में आना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी, पानी पीते रहना चाहिए हमें। नंबर 2, कितने घुलनशील अपशिष्ट विशेषकर नाइट्रोजन युक्त उत्पाद जैसे यूरिया तथा यूरिक अम्ल तथा लवण आदि का शरीर से उत्सर्जन होना है? जितने ज्यादा उत्सर्जी पदार्थ हमारी बॉडी में होंगे उतना ही ज्यादा यूरिन बनेगा। जब शरीर में घुलनशील अपशिष्ट की अधिक मात्रा हो तब उसके उत्सर्जन के लिए जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, अतः मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। सीधी बात है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही मूत्र की मात्रा। एक तो हमारे शरीर में पानी कितना है और दूसरा इस चीज पे डिपेंड कर रही कि हमारे शरीर में नाइट्रो उत्सर्जी पदार्थ कितने ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। बस दो चीजें ध्यान रखनी, ठीक है, पानी और उत्सर्जी पदार्थ। चलो खैर, अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी की जो अभ्यास है उसकी बात करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं अभ्यास का। अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क तो उत्सर्जन के लिए है, गुर्दे उत्सर्जन के लिए है, आपको पता है, यूरिन को अलग करते हैं ब्लड से। नंबर 2, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जैसे जाइलम जैसे जड़ और जैसे जल, जल के वहन के लिए जिम्मेदार है जाइलम। नंबर 3, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बिल्कुल जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है,
सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, ये सभी। तो सही उत्तर होगा डी, ये सभी। मतलब सारी चीज चाहिए। स्वपोषी पोषण का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी पड़ेगी। नंबर 4, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। अभी हमने पढ़ा था ना माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आ जाओ, वायवीय श्वसन है ना ये। 3 तरह से पाइरुवेट का विखंडन हमने पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा अवायवीय श्वसन, एक वायवीय श्वसन और एक ऑक्सीजन की कमी में श्वसन। 5वां क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? वसा का पाचन यकृत द्वारा निकलने वाला पित्तरस यानी बाइल अग्नाशय रस के साथ छोटी आंत में आता है। बाइल रस के बाइल लवण वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं का इमल्सीकरण करते हैं, यानी बड़ी बड़ी गोलिकाओं को, वसा की जो मोटी मोटी गोलियां उन्हें घोल देंगे। इमल्सीकरण का मतलब यहाँ घोलना ही है। इस इमल्सीकरण के कारण वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट जाती हैं और इस तरह एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती हैं जिस पर एंजाइम क्रिया कर सके। लाइपेज नामक एंजाइम जो अग्नाशय रस में होता है, इमल्सीकरण हुए वसा का विखंडन करता है। भाई जब छोटी गोलियों में टूट गई तो सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और सतही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो एंजाइम ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर अपना एक्शन दिखा पाएगा। और लाइपेज एंजाइम जो अग्नाशय रस में होता है, इमल्सीकरण हुए वसा का विखंडन करता है। छोटी आंत की भित्ति पर स्थापित ग्रंथियां छोटी आंत के रस स्रावित करती हैं, यानी आंत्र रस जिसे आप कहते हो। छोटी आंत में से 5 तरह के एंजाइम निकलते हैं ना, जो वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देती हैं। वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, ये चीज ध्यान रखनी। तो वसा के पाचन में किस किस का रोल है? एक तो रोल है आपका लीवर का, लीवर में से आपका पित्त रस आएगा बन के, और एक अग्नाशय का भी रोल है, अग्नाशय रस आएगा। वे दोनों वसा के बड़े बड़े गोलों को छोटे छोटे गोलों में बदलेंगे, और छोटे छोटे गोलों में बदलने से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा जिसके ऊपर काम करेगा एंजाइम, और एंजाइम उसे डाइजेस्ट करेगा। और वसा का डाइजेशन कहाँ पूरा होता है? जाकर छोटी आंत में पूरा होता है। चलो 6ठा क्वेश्चन देखो, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? सबको पता है। लार में सलाइवरी एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम होता है जिसे टाइलिन भी कहते हो आप, जो स्टार्च को शर्करा जैसे माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। यही है भाई, आपके पास स्टार्च है जो एक जटिल अणु है, उसके ऊपर टाइलिन एंजाइम या सलाइवरी एमाइलेज जब क्रिया करता है तो वो शर्करा या सरल अणु में बदल जाता है। इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था कि यदि सूखी रोटी के टुकड़े को लगातार आप चबाते रहोगे, वो धीरे धीरे आपको मीठा लगना शुरू हो जाएगा। चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उत्पाद, साइड प्रोडक्ट, उपोत्पाद क्या हैं? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें। पहली शर्त, जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति जरूर होनी चाहिए। जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, जब भी हम कहेंगे उस जीव को स्वपोषी। नंबर 2, पादप की कोशिकाओं या हरे हिस्सों में पानी की आपूर्ति का प्रबंधन या तो जड़ों के द्वारा या आसपास के वातावरण के द्वारा, यानी पानी जो है, पानी की आपूर्ति भी होनी चाहिए। नंबर सी, तीसरा नंबर, पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध हो, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक है। नंबर डी, पर्याप्त CO2 जो शर्करा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। ई, स्वपोषी पोषण के उपोत्पाद हैं स्टार्च और जल और ऑक्सीजन, यानी साइड प्रोडक्ट क्या क्या हैं? स्टार्च, जल और ऑक्सीजन। ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से मुख्य रूप से क्या बनता है? मुख्य रूप से ऊर्जा हमें जो बनता है ना, जो शर्करा बनती है, शर्करा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे प्रोडक्ट हैं, ध्यान रखना। 8वें क्वेश्चन पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां। 8वां क्वेश्चन है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन। एक तरफ हमने लिखा है वायवीय श्वसन और एक तरफ अवायवीय श्वसन।
पहला अंतर, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, नाम से ही पता चल रहा। दूसरा अंतर, वायवीय श्वसन ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है। नंबर 3, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा है और इसमें अंतिम उत्पाद है इथाइल अल्कोहल, CO2 और थोड़ी सी ऊर्जा। नंबर 4, वायवीय श्वसन बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है एक ग्लूकोज अणु से 38 ATP और इसमें अवायवीय श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है एक ग्लूकोज अणु से 2 ATP सिर्फ। नंबर 5, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है जबकि अगला चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यहाँ पूरा अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में ही होता है। ये अंतर आपको बिल्कुल पक्का करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और भी है, देखो यहाँ लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन का आंसर, दूसरे पार्ट का। जंतु जिनमें अवायवीय श्वसन होता है, ईस्ट में, परजीवी में, जैसे टेपवर्म, फीताकृमि, एस्केरिस, गोलकृमि आदि। अब मान लो किसी के पेट में कीड़े हैं तो उसके फीताकृमि भी हो सकता है, गोलकृमि भी। तो फीताकृमि या गोलकृमि छोटी आंत में फंसे पड़े तो वहां छोटी आंत में ऑक्सीजन थोड़ा ही मिल रही जो ऑक्सी श्वसन करेंगे में, ठीक है, या फिर वायवीय श्वसन करेंगे, ऑक्सीजन थोड़ा ही मिल रही। तो गोलकृमि और फीताकृमि जो है अवायवीय श्वसन करते हैं, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 9, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं? अभी मैंने बताया था कूपिकाएं गुब्बारे हों, गुब्बारे तो होते हैं। कूपिका की भित्ति पतली होती है तथा रुधिर वाहिकाओं के जाल से ढकी हुई है जिससे गैसों का आदान प्रदान रुधिर तथा कूपिकाओं के अंदर भरी हवा के बीच अधिकाधिक हो सके। तो ये जो कूपिकाएं हैं इनकी दीवार तो है पतली पतली, पर इनकी दीवारों में बहुत ज्यादा खून की पतली पतली नलिकाएं, केशिकाएं होती हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उठाती हैं वहां से और ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जी पदार्थ जैसे CO2 को छोड़ती हैं। 10वां क्वेश्चन देखो, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? भाई यदि हीमोग्लोबिन की कमी हुई ना तो हम फेफड़ों से ऑक्सीजन को बहुत कम उठाएंगे और उस ऑक्सीजन की सप्लाई कोशिकाओं में बहुत कम होगी, तो कोशिकाओं में ग्लूकोज बहुत कम टूटेगा और ऊर्जा बहुत कम बनेगी जिससे आदमी बहुत जल्दी जल्दी थकेगा, उसे थकावटी होती रहेगी पूरे दिन। जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी है उसे बहुत कमजोरी महसूस होगी। देखो क्या लिखा हुआ है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा रुधिर में कम होती है इसकी ऑक्सीजन की वहन क्षमता भी घट जाती है और ऊतकों तक ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचती है जिससे व्यक्ति शीघ्र थक जाता है। तो ऐसा व्यक्ति तो हर समय क्या होगा, थका ही रहेगा जिसमें हीमोग्लोबिन कम होगा क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करने वाला जो है वही कम है। 11वां क्वेश्चन, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? भाई मैंने आपको समझा रखा है, दोहरा परिसंचरण सिस्टमेटिक परिवहन और पल्मोनरी परिवहन दोनों समझा रखे हैं। भाई एक तो शुद्ध खून को पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम होता है और एक वो जो अशुद्ध खून है उसे शुद्ध करने के लिए फेफड़ों तक ले जाके फिर शुद्ध करके वापस लेना, ये दो तरह का होता है ना। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन तो होता है जिसमें हम शुद्ध खून को पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं और वो पूरी बॉडी में जाके गंदा हो गए फिर दोबारा वापस आ जाता है, उसे कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन या सिस्टेमिक परिवहन, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन को या सिस्टेमिक परिवहन को। और एक होता है पल्मोनरी परिवहन, पल्मोनरी, ठीक है, या फुफ्फुस परिवहन, उसमें जो गंदा खून है वो फेफड़ों में जाता है साफ होने के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 12वां, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? सारा सिखा रखा आपको, जाइलम और फ्लोएम सारा सिखा रखा है, एक तरफ जाइलम और एक तरफ फ्लोएम। जाइलम जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल तथा घुले लवण परिवहित करते हैं। फ्लोएम भोजन पदार्थों को घुली अवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे भागों तक परिवहित करते हैं। जाइलम का काम है जल और खनिज लवण को जड़ों से खींच के पूरे पौधे तक पहुंचाना और फ्लोएम का काम है पत्तियों ने जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाया उस भोजन का पूरी बॉडी में सप्लाई करना। नंबर 2,
जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है जो मृत ऊतक है। फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी ट्यूबों द्वारा सहचर कोशिकाओं की सहायता से होता है जो जैव कोशिकाएं हैं। नंबर 3, ऊपर की ओर जल तथा घुले लवणों का चढ़ना पत्ती की कोशिकाओं से जल अणुओं के वाष्पीकरण से उत्पन्न खिंचाव के कारण होता है। इधर फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा के इस्तेमाल करते हुए होता है। यह परासरण दाब बढ़ा देता है जो फ्लोएम से पदार्थों को ऊतकों की ओर भेजता है जिसमें दाब कम होता है। ठीक है, बस ये चीज मैंने आपको अभी भी सिखाई थी कि जाइलम को एनर्जी की जरूरत नहीं है, फ्लोएम को एनर्जी की जरूरत है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 13 पर। फुफ्फुस में कूपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु यानी नेफ्रॉन यानी वृक्क नलिकाओं की रचना की क्रियाविधि की तुलना कीजिए। दोनों चीजें मैंने आपको सिखा रखी हैं, फिर भी हम कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे इसे। इधर तो फुफ्फुस की कूपिकाएं हैं जो गुब्बारे हैं, हमारे फेफड़ों के अंदर कई लाख गुब्बारे, और इधर वृक्काणु है कई लाख वृक्क नलिकाएं। इसकी पतली भित्ति तथा गुब्बारे समान संरचना होती है। इसकी पतली भित्ति तथा कप की आकृति की संरचना होती है जो पतली भित्ति वाले ट्यूब्यूल से जुड़ी होती है। ठीक है, आपको बताया ना कप होता है इसमें, वृक्क नलिका में कप, जिसे मैंने कहा था कि वो एक सांप का मुंह जैसा है देखने में। नंबर 2, इसमें गैसों के आदान प्रदान के लिए रुधिर कोशिकाओं का लंबा चौड़ा जाल होता है। रुधिर की जो केशिकाएं या केशिका होनी चाहिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए रुधिर केशिकाएं जो है फैली होती हैं कूपिकाओं के ऊपर, उसकी भित्ति में, सतह के ऊपर। और आपको बताया बोमेन संपुट में रुधिर केशिकाओं का गुच्छा होता है जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं, ग्लोमेरुलस भी कहते हैं इसे। इसका काम छानना है। वृक्काणु के ट्यूब्यूलर भागों के ऊपर रुधिर वाहिकाओं का एक जाल होता है जिसे केशिका जाल कहा था, वो बाद में जो पूंछ सी निकल रही थी उसके ऊपर लिपटा हुआ था, जो लाभप्रद पदार्थों तथा जल का पुनः अवशोषण करता है। उसका काम क्या था कि जो काम की चीजें उन्हें दोबारा अपने पास, काम की चीजों को दोबारा अवशोषित करना मूत्र में से। ठीक है। नंबर 3, कूपिकाएं सतही क्षेत्रफल बढ़ा देती हैं और वृक्काणु भी सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। नंबर 4, कूपिकाएं ऑक्सीजन का वायु से रुधिर में विसरण करती हैं तथा CO2 का रुधिर से वायु में विसरण करती हैं। कूपिकाएं ऑक्सीजन को तो देती हैं खून को, और खून से ले लेती हैं CO2, जबकि वृक्काणु रुधिर में से नाइट्रोजन अपशिष्ट को छानते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो किडनी है, जो हमारे गुर्दे हैं, उनका काम और कुछ खास काम नहीं है, उनका काम है ब्लड को छानना और उसमें से किसे अलग करना, यूरिन को अलग करना। ठीक है, बस ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया, इससे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम बहुत जल्दी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ओके, बाय।